students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the remaining chapter Akbar and his times, the name of the chapter, and this is the part 2 of this chapter. So student, without further delay, let's get started. And if you have not seen the part 1 video of this chapter, I have uploaded all the videos in the playlist and you can easily find there class 7 history ICSE, the name of the playlist, and you can easily find all the chapters which we read. And in this video we start from here मनसबदारी सिस्टम. तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे जो मनसबदारी सिस्टम है उसके बारे में. Akbar developed a unique system of administration called the मनसबदारी सिस्टम. जो अकबर है उन्होंने डेवलप किया एक बहुत ही यूनिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का, जिसको बोला गया मनसबदारी सिस्टम. टू मेंटेन हिज होल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, अकबर रिक्वायर्ड अ ह्यूज आर्मी एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए सारे एम्पायर में जो अकबर है उनको चाहिए थी बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी और एक अच्छी आर्मी जो यानी कि अच्छा काम कर सके और अच्छा प्रशासन. ठीक है, आर्मी भी चाहिए, प्रशासन भी चाहिए. इन दोनों से क्या होता है, एम्पायर का काम चलता है. यानी कि जो भी साम्राज्य है उसकी देखरेख से लेकर हर काम होता है. अकबर रियलाइज्ड हिज ऑब्जेक्टिव्स बाय मींस ऑफ द मनसबदारी सिस्टम. जो अकबर है उन्होंने महसूस किया जो भी ऑब्जेक्टिव्स है अपने एम्पायर से रिलेटेड, और कैसे उन्होंने ये रियलाइज किया, इस सिस्टम से जिसको बोला गया मनसबदारी सिस्टम. Under the system, those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars and were given a rank known as mansab. इस सिस्टम के अंडर में जो ज्वाइन करते थे मुगल सर्विस को, उनको एनरोल किया जाता था, यानी कि उनको ये एनरोल किया जाता था, मनसबदार हो गए वो, और उनको रैंक दी जाती थी जिसको बोला गया मनसब. जो रैंक थी उसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 में, यानी कि जट और सवार में उसको डिवाइड किया गया. अब जो जट रैंक थी उसका मतलब क्या था, पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी ड्यू टू हिम, यानी कि जो उसका पर्सनल स्टेटस है उसकी वजह से जो उसकी सैलरी है. यानी कि ये जो जट थी ये ऐसी रैंक थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो क्या थी ये इंडिकेट करती थी रैंक को एडमिनिस्ट्रेशन की और सैलरी उस मनसबदार की. और जो सवार रैंक है वो इंडिकेट करता था नंबर ऑफ कैवलरी मैन सवार्स, यानी कि जो हॉर्स पे बैठ के क्या करते हैं, सोल्जर फाइट करते हैं ना, और उस पे बैठ के करते हैं ना फाइट, उसको बोलते हैं कैवलरी मैन. अब मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, और उस मनसबदार को चाहिए जितने मेंटेन करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस, और जो कैवलरी मैन है वो मेंटेन कौन करते थे, सवार करते थे. ठीक है. The higher the jat, the more prestigious was the officer position in the court. जितना ऊंचे जट की रैंक होगी तो उतना ही उसको सम्मान दिया जाएगा, उसकी पोजीशन कोर्ट में वैसी होगी और उसकी सैलरी भी वैसी होगी. और जो लोवेस्ट रैंक थी वो थी 10 और हाईएस्ट 7000. तो ये दोनों क्या है, रैंक है जो डिवाइड हुई जट और सवार में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स. ये है ना सवार, मैंने कहा ना, जो क्या करते हैं, घोड़े में बैठ के क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कैवलरी मैन, है ना. ठीक है. रैंक जो मनसबदार है उनको सैलरी दी जाती थी उनके रैंक के अकॉर्डिंग, और जो एवरेज सैलरी थी सवार की वो थी एक मंथ की 20 रुपीज. और जो इन्फेंट्री मैन यानी कि जो सोल्जर्स ऑन फुट क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, यानी कि हॉर्स में बैठ के नहीं, तो उनकी थी एक मंथ की ₹3. जो सैलरी थी मनसबदार की वो उनको कैसे पेड की जाती थी, जो जागीर से रेवेन्यू बनता था उससे. ये किसकी तरह था, थोड़ा बहुत इक्तास की सिस्टम की तरह. पर जो इक्तदार थे वो क्या कर सकते थे, अपनी जागीर को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे, यानी कि देख सकते थे, ले सकते थे. पर जो मनसबदार थे वो नहीं करते थे इस जागीर को एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि नहीं, अपने कंट्रोल में उनके नहीं थी. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants. उनके पास केवल ये राइट था कि वो जो रेवेन्यू उनके सर्वेंट कलेक्ट करके लाएंगे वो उसको ले सकते थे. पर जो मनसबदार थे वो अपने को दूसरे एम्पायर के पार्ट में क्या करते थे, काम करते थे वहां. पर उनके पास क्या नहीं था, उनके पास ये नहीं था कि वो वहां जाके कलेक्ट करें. कलेक्ट उनके लिए कौन करेगा, सर्वेंट्स करेंगे.
उनके पास केवल ये राइट था कि जो भी रेवेन्यू आया है उस काम से वो उनके लिए जो कलेक्ट वो उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, पर कलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि जो उनका काम था मनसबदार का वो ये था कि और जो एम्पायर में और जगह जो काम है उसको देखना या अपने काम वहां करना, ये था यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। अकबर एस्टेब्लिश्ड एंड एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो अकबर है उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो 1585 तक कंटिन्यू रहा। और इस रेवेन्यू की हेल्प से, ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर की हेल्प से, जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर से तोदरमल, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको बोला गया तोदरमल बंदोबस्त यानी कि तोदरमल सेटलमेंट। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द जब्ती और दहसाला सिस्टम। इसको जब्ती या दहसाला सिस्टम भी बोला गया कि इसको तोदरमल का जो सेटलमेंट था, जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, उसको बोला गया। द मेन फीचर ऑफ दिस सिस्टम, इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे? जो लैंड है उसको सर्वेट किया जाएगा यानी कि उसकी देख रेख, उसको मापा जाएगा, मेजर्ड किया जाएगा। सर्वे यानी कि देखना कि ये इतना ही एक्चुअली है कि नहीं है, मेजरमेंट में इतना एक्चुअली है कि नहीं है। द लैंड वॉज क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज। जो लैंड थी उसको क्लासिफाइड किया गया 4 कैटेगरीज में। किसके बेसिस पे? उसको कल्टिवेटेड किया जाएगा और उसमें जो कल्टिवेटेड एरिया है। फॉर इंस्टेंस पोलस वॉज द लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर। जैसे कि जो पोलस था वो जो लैंड था उसको कल्टिवेट किया जाता था हर साल और कभी भी उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता था। Whereas पार्वती वॉज द लैंड विच हैड टू बी लेफ्ट फैलो फॉर अ टाइम। और जब जो पार्वती लैंड है उसको छोड़ दिया जाता था कुछ टाइम के लिए ऐसे ही, टू इनेबल इट टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी। जैसे हमने स्विफ्ट कल्टीवेशन पढ़ा था ना, ये थोड़ा बहुत यही समझ लो कि इसको छोड़ा गया किसके लिए? जो पड़ोटी लैंड है उसको छोड़ा जाता था कुछ टाइम के लिए ताकि वो अपनी फर्टिलिटी क्या ला जाए, वापस ला जाए, यानी कि जो सॉइल वगैरह है उसमें वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा गेन कर ले। जो पोला जाए उसको नहीं छोड़ा जाता था, ठीक है, ऐसे फैलो। ये इन दोनों में डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है। अकबर रिसीविंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। जो अकबर है उन्होंने रिसीव की थी मैन्यूस्क्रिप्ट किसकी? अकबरनामा की। कहां से? अबुल फजल से। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट हिस्ट्री फाइल। Abul Fazl, a close friend of Akbar, wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled अकबरनामा। जो अबुल फजल है वो एक बहुत ही नजदीकी फ्रेंड थे अकबर के। उन्होंने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री यानी कि अकबर के रेन की जो उन्होंने बुक लिखी वो 3 वॉल्यूम में लिखी जिसका नाम बोला अकबरनामा। He worked on अकबरनामा for 13 years। वो 13 साल तक अकबरनामा में काम किया यानी कि इस बुक को लिखा उन्होंने। रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, वो जो ड्राफ्ट था उसको रिवाइज किया। द फर्स्ट वॉल्यूम comprises record of Akbar's ancestors and the second volume deals with the events of Akbar's reign। जो पहला वॉल्यूम था उसमें था रिकॉर्ड किसका? अकबर के एंसेस्टर यानी कि उनसे पहले जो वंशज रहे होंगे उनके। और जो दूसरा वॉल्यूम था वो जो अकबर का रेन का इवेंट यानी कि उसमें क्या क्या हुआ वो। जो थर्ड वॉल्यूम था उसको बोला गया आईने अकबरी, जो करता है डील अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अकबर के प्रशासन से, उसकी आर्मी से, रेवेन्यू से, और वहां हाउस होल्ड थे जो। Besides, it gives details about the traditions and culture followed by people during Akbar's reign। और इसके अलावा ये डिटेल बताती है यानी कि जानकारी डिटेल में देती है वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर जो वहाँ के लोग फॉलो करते थे अकबर के टाइम पे यानी कि जब उनका शासन था तब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अबुल फजल है उन्होंने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री अकबर के रेन के वो ये जो तीनों बुक लिखी उनसे सबसे पहली वाली बुक क्या थी, सेकेंड वाली बुक क्या थी, थर्ड वाली बुक में क्या था। The revenue was calculated on the basis of average produce and the average price over the past 10 years 1570 to 1580। जो रेवेन्यू था उसको कैलकुलेट किया जाता था जितना भी वहां का एवरेज प्रोड्यूस होता था और जो एवरेज प्राइस थी कब से 10 सालों से वो जो एवरेज प्राइस थी उसके बेस पे होती थी कैलकुलेट 1570 से 1580। The revenue fix was 1/3 of the average produce। जो रेवेन्यू था यानी कि जो भी एवरेज प्रोड्यूस आएगा उसका 1/3 वहां का रेवेन्यू देना पड़ता था उनको। इट कुड बी पेड इन कैश और इन काइंड, या तो उसको काइंड में या कैश में पेड करते थे वो लोग। द peasants were given remission in the land revenue if crops failed on account of drought or floods। जो peasants थे फिर उनको क्या देने पड़ते थे?
एक्स्ट्रा यानी कि जितना मतलब उनको लैंड रेवेन्यू में अगर क्रॉप फेल्ड हो गई या वहां सूखा पड़ गया फ्लड आ गया तो उनको और ज्यादा देना पड़ता था, ठीक है, उतना ज्यादा भरपाई करनी पड़ती थी उसकी। अकबर रिलीजियस पॉलिसी, जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी? अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड बिलीव्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इक्वल जस्टिस टू द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन। जो अकबर थे उन्होंने फॉलो की पॉलिसी किसकी? रिलीजियस टॉलरेंस की, यानी कि जितने भी वहां क्या थे रिलीजन्स थे उनको टॉलरेंस यानी कि उनके अपोज नहीं गए, और बिलीव किया एडमिनिस्ट्रेटिंग इक्वल जस्टिस यानी कि बराबर न्याय देना जो भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। ही वांटेड टू यूनाइट द डाइवर्स रेसेस ऑफ इंडिया इनटू वन नेशन। उन्होंने ये कोशिश की, वो ये चाहते थे कि जितने अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उनको वन नेशन में, यानी कि ऐसा नहीं हो कि रिलीजन के बेस पर उनमें क्या हो, पार्शियलिटी हो, ठीक है, तो वो एक वन नेशन बनाना चाहते थे जो भी किसी भी कास्ट का है। He took a number of measures and laid the foundation of an empire based on equal rights to all citizens irrespective of their religious beliefs. वो बहुत ज्यादा मेजर्स लेने चाहते थे और फाउंडेशन लीड करना चाहते थे एम्पायर की, जो किस पे बेस थी? ऐसी फाउंडेशन जो किस पे बेस है? इक्वल राइट्स, यानी कि सबके सिटीजन्स के इक्वल राइट्स होने चाहिए चाहे वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ के हों। He abolished jizya, the tax which the non-Muslim were required to pay. उन्होंने जिजिया टैक्स को भी क्या किया? खत्म कर दिया, जो कि नॉन मुस्लिम क्या करते थे? पे करते थे। और जो पिलग्रिम टैक्स यानी कि वहां पे जो बाथिंग होगी यानी होली प्लेस पे बात करना, वहां पे भी टैक्स लगता था, जैसे कि प्रयाग और बनारस में। He treated all his subjects equally. उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ इक्वली ट्रीट किया। Gave high post according to merit without any distinction of caste, creed और religion. उन्होंने हाई पोस्ट दी मेरिट के बेस पे, ये नहीं देखना था कि वो किस कास्ट और रिलीजन का, ऐसा ना कि मेरी रिलीजन का है तो मैं इसको क्या करूंगा, सुपीरियर समझूंगा, ये नहीं किया उन्होंने। He married राजपूत प्रिंसेसेस। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस से शादी की और उनको फ्रीडम दे दी कि वो अपने फेथ यानी कि जिस भी रिलीजन को चाहते हैं एलो करना, वो फॉलो करना वो कर सकते हैं। He also allowed them to celebrate festival like दिवाली एंड होली। उन्होंने उनको परमिशन भी दी कि वो अपने फेस्टिवल जैसे कि दिवाली और होली उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं और उनमें पार्ट भी ले सकते हैं फेस्टिवल्स में। He gave land grants to persons of merit irrespective of their religious beliefs. उन्होंने जो लैंड है वो दे दिए उन पर्सन को जो कि क्या थे, ये नहीं देखा उनके मेरिट के बेस पर उनको लैंड दे दिए, ये नहीं देखा कि वो किस रिलीजियस बिलीफ के, ये नहीं कि मेरे रिलीजन का है तो मैं उसको ज्यादा दे दूंगा, ये नहीं है। इबादत खाना, अकबर wanted to create the spirit of love and brotherhood among the people of all religion। जो अकबर है उन्होंने ऐसी स्पिरिट यानी कि लव और ब्रदरहुड की क्रिएट की लोगों के बीच में जो सब रिलीजन्स के थे उनके बीच में। In 1575 he built a hall called the इबादत खाना और the hall of prayer at his capital फतेहपुर सिकरी। और 1575 में उन्होंने एक बड़ा हॉल बनाया जिसका नाम था इबादत खाना और हॉल ऑफ प्रेयर यानी कि जहाँ पे प्रेयर करते थे, और अपनी कैपिटल यानी कि फतेहपुर सिकरी में। Religious and spiritual topic were discussed every Thursday in his hall. In this hall, religious spiritual topics पर डिस्कशन किया जाता था हर एक थर्सडे को इस हॉल में। At first, these discussions were confined to the followers of Islam only, but later on, Ibadat Khana was open to people of all religion, Christian, Zoroastrians, Hindus, Jains, and even atheists. सबसे पहले तो यहाँ डिस्कशन किया गया, उन्हीं के फॉलोवर्स को डिस्कशन करने की परमिशन थी जो इस्लाम के थे, पर धीरे धीरे इबादत खाना ओपन हो गया उन सभी लोगों के लिए यानी कि जो जिस रिलीजन्स के थे उनके भी। In 1579, Akbar decided to take into his own hands all religious matters and issued a declaration और महजर। 1579 में जो अकबर है उन्होंने डिसाइड किया अपने हाथों में लेना सारे रिलीजियस मैटर को और इश्यूड किया एक डिक्लेरेशन, घोषणा और मजहर को। दिस डिक्लेरेशन मेड अकबर द सुप्रीम रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम। और इस डिक्लेरेशन ने अकबर को बना दिया सुप्रीम रिलीजियस हेड किसका? मुस्लिम्स का। अब हम पढ़ेंगे दीनी इलाही के बारे में। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एट द इबादत खाना लेड अकबर टू फॉर्म द दीन इलाही मीनिंग डिवाइन फेथ इन 1582। जो कंपैरेटिव स्टडी यानी कि अलग अलग रिलीजन्स की होती थी इबादत खाना में, उसकी वजह से जो अकबर है उन्होंने फॉर्म किया दीन इलाही यानी कि इसका मतलब था डिवाइन फेथ 1582 में किया।
द न्यू फेथ इंक्लूडेड द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। इस फेथ में क्या थे, बहुत ही अच्छे पॉइंट थे सारे रिलीजन्स के, सारे धर्म के। इट बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड, और ये किसमें विश्वास रखता था, एक सुप्रीम गॉड में। यहाँ पे जो अकबर है उन्होंने होल्ड, यानी कि यहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे हैं लर्नड मैन, यानी कि जो स्कॉलर थे उनके साथ, जो डिफरेंट फेथ, यानी कि डिफरेंट फेथ के थे, इबादत खाना में। The basic purpose of the formation of दीन इलाही was सुल्ह इक्वल और यूनिवर्सल हार्मोनी। जो बेसिक पर्पस था दीन इलाही की फॉर्मेशन का वो था सुल्ह इक्वल और सुलह इक्वल की नीति और यूनिवर्सल हार्मोनी, यानी कि सब क्या है, एक जो भी जिस रिलीजन का है तो क्या है, उस सबको क्या करना है, जो भी जिस रिलीजन को, उन सबको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो का मतलब जो जिस रिलीजन को अपने रिलीजन फॉलो कर सकता है, और इसमें ये माना गया कि एक ही सुप्रीम गॉड है, यानी कि हम सबका क्या है, एक ही गॉड है। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस इन हिज फेथ डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। और ये जो आइडिया था उनका, हर फेथ पे, यानी कि जो भी बिलीफ थे लोगों के, उन पे क्या करना, उनको एक्सेप्ट करना। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस, डिस्क्रिमिनेट, पार्शियलिटी नहीं हुई और भेदभाव नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स का हो। इट फोकस ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स लाइक जस्टिस, पीस, ऑनेस्टी एटसेट्रा विच वर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और इसने फोकस किया एक ऐसा सिस्टम एथिक्स का कैसे, तौर तरीकों का, जो जस्टिस पे हो, न्याय पे हो, शांति पे और ईमानदारी पे हो, जो कि क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि जो पूरे एम्पायर में वो क्या है, एक है, यानी कि जिसको यूनिवर्सली माना गया, यानी कि इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है और सबको उसमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देयर वर नो सेक्रेड बुक्स, नो प्रीस्ट, नो टेम्पल्स और रिचुअल इन द न्यू फेथ। इस न्यू फेथ में कोई भी सेक्रेड बुक नहीं थी, कोई भी पंडित नहीं था, कोई भी टेम्पल या रिचुअल्स नहीं थे। जो मेंबर्स है इस फेथ के वो फॉलो करते थे कोड ऑफ कंडक्ट, जो इंक्लूड करते हैं नॉट टू ईट मीट एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ देयर बर्थ, यानी कि जो जिस महीने जन्मा है उस टाइम उसको मीट नहीं खानी है। टू गिव आर्म्स ऑन देयर बर्थडे एंड, और उस टाइम क्या करे, आर्म्स यानी कि किसी को क्या करे, जो आप क्या देते हो, किसी को भीख वगैरह देते हो वो दे, दान करें। टू डू गुड टू एवरीबडी, हर एक के लिए अच्छा करें। अकबर डिड नॉट यूज फोर्स नॉर मनी टू मेक पीपल एक्सेप्ट द फेथ। अकबर ने फोर्स नहीं किया लोगों को और मनी भी नहीं दी, ऐसे नहीं किया, फोर्स किया कि तुम मुझे मनी दो या मैं तुम्हें दूंगा तो एक्सेप्ट करो इस फेथ को, ये भी नहीं किया। हेंस वेरी फ्यू पीपल ज्वाइन इट, इसलिए बहुत ही कम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। विद अकबर्स डेथ दीन इलाही केम टू एन एंड, और अकबर की डेथ के साथ ही दीन इलाही क्या हो गया, इसका अंत हो गया था। सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अब सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म उस टाइम क्या थे, अकबर ने एबोलिश किया सती की प्रथा को और विडो रिमैरिज को स्टार्ट किया, यानी कि जो विधवा है वो भी दोबारा क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। He raised the age of marriage to 14 for girls and 16 for boys। उन्होंने मैरिज की एज को यानी कि गर्ल्स के लिए 14 रखा और बॉयज के लिए 16 रखा। He restricted the sale of wine and spirits, और उन्होंने जो सेल थी वाइन और स्पिरिट्स की, जो भी वहां ऐसे थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया। He revised the educational syllabus and laid more stress on moral education and on secular subjects rather than on religion and theology। उन्होंने रिवाइज किया एजुकेशनल सिलेबस को और स्ट्रेस दिया मॉरल एजुकेशन में और सेकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि किसको, सेकुलर सब्जेक्ट रेदर देन, यानी कि इस पे ज्यादा जोर नहीं किया रिलीजन और थियोलॉजी पे, पर किस पे स्ट्रेस दिया, मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए और सेकुलर सब्जेक्ट्स पे। ही सेट अप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन संस्कृत, अरेबिक एंड ग्रीक। उन्होंने सेटअप किया ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसलेट करने के लिए जो वर्क्स हैं संस्कृत, अरेबिक और ग्रीक के। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल अचीवमेंट, यानी कि जो कल्चरल अचीवमेंट थी वो क्या थी। अकबर भक्त थे आर्ट और लिटरेचर के। Though he did not receive any formal education during his childhood, he was a versatile genius। जैसे कि उन्होंने अपने बचपन में जो पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम कोई भी टाइप की एजुकेशन नहीं ली थी अपने चाइल्डहुड के टाइम पर, तब भी वो कितने बहुत ही जीनियस थे, यानी कि उनको अलग अलग फील्ड में क्या था, नॉलेज था। He encouraged the study of astronomy, mathematics, logic and history। उन्होंने encourage किया एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को, मैथमेटिक्स की, लॉजिक की और हिस्ट्री की। It is said that his library and had more than 4000 manuscript। ये कहा जाता है कि उनकी जो लाइब्रेरी में 4000 manuscripts जो उस टाइम
हाथ से लिखते थे ना स्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो थी उनके लाइब्रेरी में 4000 से ज्यादा। ही कुड अंडरस्टैंड द फाइन पॉइंट्स ऑफ पोएट्री, आर्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी। वो अंडरस्टैंड करते थे फाइन पॉइंट किसके, पोएट्री के भी, आर्ट के, रिलीजन और फिलोसफी के। अब हम पढ़ेंगे नवरत्न, जो अकबर का कोर्ट था, उसमें किससे सजा था उनका कोर्ट, 9 डिस्टिंग्विश्ड मैन से, यानी कि 9 नवरत्न से। वो लोग थे कोई, दे वर कॉल्ड नवरत्न, और वो नवरत्न कहलाते थे, वो थे अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी, फैजी थी जिन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत रामायण को पर्शियन में। ये है रॉयल कारखाना। ये पंचमहल पेंटिंग ड्यूरिंग द reign of अकबर, पेंटिंग was organized in रॉयल कारखानास। उनके अकबर के टाइम पे जो पेंटिंग थी उनको ऑर्गेनाइज किया गया रॉयल कारखानास में, जहां जो पेंटर थे कंट्री के अलग अलग पार्ट से आते थे और बनाते थे बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स को। ये जो आर्टिस्ट थे ब्लेंड करते थे पर्शियन और इंडियन स्टाइल पेंटिंग, यानी कि इन दोनों को मिलाते थे, और तब इनकी पेंटिंग और अच्छी बनती थी। द सीन्स डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स इंक्लूडेड हंटिंग एंड कोर्ट सीन्स इन पीकॉक ब्लू एंड रेड कलर्स। जो सीन्स है इन पेंटिंग्स में बनाए गए ये इंक्लूड है हंटिंग से, शिकार से, और जो कोर्ट के सीन थे, और किस कलर में है, पीकॉक ब्लू और रेड कलर में। पेंटिंग वर ऑल्सो यूज फॉर इलस्ट्रेटिंग पर्शियन बुक्स, और पेंटिंग्स को कहाँ यूज किया जाता था, पर्शियन बुक जो बनती थी उनमें भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज दास्तान ई अमीर हमजा और हमजा नामा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थी ये थी which was about 1200 पेंटिंग, जिसकी थी which has about, जिसमें की 1200 पेंटिंग्स थी। जसवंत एंड दसवंत वर द 2 फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर कोर्ट। जो जसवंत और दसवंत थे ये फेमस पेंटर थे अकबर के कोर्ट के। आर्किटेक्चर जो अकबर थे वो पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया लार्ज स्केल पे, और उन्होंने बहुत सारी सीरीज फोर्ट्स की बनाई। जो मोस्ट फेमस थी वो आगरा फोर्ट थी, और ये जो फोर्ट थी वो रेड स्टोन सैंडस्टोन से बनी हुई है, जिसके बहुत ही बड़े बड़े क्या है स्टूडेंट, गेट्स हैं। तो यानी कि जो उन्होंने अपने टाइम पे इतने सारे करवाए तो वो थे इतने अलग अलग टाइप की क्या, मैग्निफिसेंट गेट्स। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा रह गया था, इसको हम कर लेते हैं कि जो अकबर के नवरत्न थे वो तो थे पहले अबुल फजल जो लिखते थे अकबरनामा और आईन अकबरी, फैजी थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया महाभारत और रामायण को पर्शियन में, अबुल रहीम खाना फेमस थे दोहास के लिए, तोदरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मानसिंह मिलिट्री जनरल थे, बीरबल कॉन्स्टेंट कंपेनियन फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड शार्प विट, यानी कि एक उनके अच्छे दोस्त थे और फेमस थे अपने इंटेलिजेंस और विट के लिए, यानी कि सोचने के लिए। तानसेन जो ग्रेट सिंगर और म्यूजिशियन थे, ही इज सेड टू हैव कंपोज्ड राग दरबारी इन अकबर्स ऑनर्स, और उन्होंने अकबर को सम्मान देने के लिए कंपोज किया राग दरबारी। फकीर आजिउद्दीन अ मिस्टिक एंड वन ऑफ अकबर्स चीफ एडवाइजर, जो फकीर आजिउद्दीन थे वो एक मिस्टिक और एक अकबर के चीफ एडवाइजर थे। मुला दो प्याजा ये एक स्कॉलर थे जो अपने विट के लिए जाने जाते थे। तो ये 9 नवरत्न से ये आपको ध्यान रखने हैं। और स्टूडेंट हम थे यहाँ पे। अकबर मोस्ट एम्बिशियस एंड मैग्निफिसेंट architectural contribution was the new capital city that he built at फतेहपुर सिकरी। जो अकबर के मोस्ट एम्बिशियस और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन था वो था न्यू कैपिटल सिटी जो उन्होंने बनाई फतेहपुर सिकरी को। built atop a hill along with a large artificial lake, it included many buildings in the style of गुजरात and बंगाल। ये कहाँ पे बना था, एक हिल के टॉप पे, जिसमें बहुत ही आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई थी और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी गुजरात और बंगाल की जैसी बिल्डिंग है उसी स्टाइल में। जो फेमस वन है वो है पंचमहल, दीवानी खास, जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस, इबादत खाना, टॉम थी सलीम चिश्ती की, और बुलंद दरवाजा। जो बुलंद दरवाजा या लॉफ्टी गेट है उसको किसकी याद में, जब अकबर ने कहाँ जीता था, गुजरात को जीता था, तो उसके याद में बुलंद दरवाजों को बनाया गया जो बहुत ही ऊंचा गेट था। द गेट इज बिल्ट इन द स्टाइल ऑफ ए हाफ डोम विच अपीयर्स एज अ मैसिव आउटवर्ड फैकेट ऑफ द गेट। जो गेट थी वो बिल्ट की गई किस स्टाइल में, हाफ डोम, यानी कि डोम शेप होता है ना हाफ में, विच अपीयर्स एज अ मैसिव आउटवर्ड फैकेट, यानी कि जो ऐसा दिखता है, जो उस गेट का क्या है, बहुत ही बड़ा क्या दिखता है, हिस्सा दिखता है। स्मॉलर डोर्स हैव बीन मेड इन द रियल वॉल वेयर द डोम एंड द फ्लोर मेड। छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए
उस वॉल में जहाँ पे जो डोम और फ्लोर है दोनों मिलते हैं। ये जो स्टाइल थी इसको ईरान से बॉट किया गया, यानी कि वहां से लाया गया इस स्टाइल को, विच लेटर ऑन बिकम अ फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, और जो बाद में फीचर बना मुगल आर्किटेक्चर का, यानी कि जो मुगल आर्किटेक्चर बने उनमें ये इसी को इम्प्लाई आगे किया गया। द लास्ट डेज ऑफ अकबर वर स्पेंट इन ग्रीफ, जो बाकी के बचे दिन थे यानी कि लास्ट के डेज थे अकबर के, वो किस में गए, दुख में गए। उनके जो दो सन थे मुराद और दानियाल, वो उनकी डेथ हो गई थी, और उनका जो एकमात्र अब सन बचा हुआ था वो था सलीम, जिसने उनके अगेंस्ट जाके रिबल्ट यानी कि विद्रोह कर दिया। और अपनी डेथ से पहले 1605 में उनकी जो डेथ हुई थी उससे पहले अकबर ने अपने बेटे सलीम को सक्सेसर बना दिया, यानी कि अपने बाद का राजा बना दिया। अकबर को जाना जाता है एक बहुत ही बड़ा शासक के रूप में इंडिया के, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्पायर बनाए और अपने एम्पायर को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी दिलाई। उन्होंने वार को तब अपनाया जब सारे मीन्स फेल्ड हो चुके थे। जैसे होता है ना, हम पहले अपने दुश्मनों से बात करते हैं, फिर और मीन्स से उनको बोलते हैं, और जब वो मीन्स फेल हो जाए तब हम किस पे जाते हैं, वॉर पे। तो वैसे वो अकबर ने यही अपनाया, वो वॉर पे तभी गए जब बाकी मीन फेल हो गए हो। उन्होंने बहुत ही बड़ी सर्विस की नेशन के लिए, रिलीजियस यूनिटी लाके उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक और पेंटिंग को और एक यूनिक इंडियन कलर दिया। जैसे कि आपने देखा ना, आर्किटेक्चर आर्ट में वो कितने आगे थे, पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप की, उसमें कलर्स यूज करना, और कहाँ से क्या वो आर्किटेक्चर बनाने के लिए आइडिया लेते थे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया है। तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।